हेलो। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में आए सभी मूल निवासी बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, मंचासीन हमारे अतिथिगण और विभिन्न पार्टियों के आए पदाधिकारी, आप सभी का जय मूल निवासी। साथियों, भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं ये विदेशी हैं। डीएनए से प्रमाणित हो चुका है कि ये लोग विदेशी हैं और ये लोग हम लोगों को गुलाम बना के रखे हैं। जो हम लोगों को उनकी गुलामी मंजूर नहीं है, इसीलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन, सत्ता में भी परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र के अलावा आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और हमारे तमाम महापुरुषों ने लड़ा और उसी लड़ाई को आगे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, इस देश में जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, वह ब्राह्मण तंत्र है और ब्राह्मणों के कब्जे में है। लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इन चारों स्तंभों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। न्यायपालिका पर भी ब्राह्मणों का पूर्णतः कब्जा है और यह सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है। इसलिए हम सभी क्षेत्रों में हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए हम जो यह राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्माण किया है, बहुत अच्छी बात है और इससे हम लोग एकजुट होंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। वक्ता के अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठी हुई श्रीमती संगीता आर्या, आंगनबाड़ी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर डायस पर आए, अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए इस मंच पर बैठे सभी वक्तागण और यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज के समय में जो व्यवस्था चल रही है, आप सभी इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो। आप देख रहे हैं महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। दाल, तेल, आटे का भाव देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल इतना महंगा हुआ है कि आम जो मजदूर वर्ग है वो इस व्यवस्था से लड़ते हुए किसी तरह से भी जीवन नहीं जी सकता। शिक्षा की हालत आप देख ही रहे हैं, शिक्षा ना के बराबर होती जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई इस सरकार में। हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे। नौकरी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जब शिक्षा ही नहीं है तो नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस संविधान के बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरी की व्यवस्था मिली, वो संविधान आज खतरे में है, लगभग पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार, ये जो समाज में जो काबिज लोग हैं, इस समाज में जिसने अपना कब्जा जमा के बैठे वो लोग हैं। जब इस बीजेपी की सरकार को सत्ता में आना था, इसने क्या कहा? हम आपको शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या आया? या बैठे हुए सभी लोगों से पूछो किसके खाते में 15 लाख दिया इन्होंने? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? नौकरी की तो बात ही मत करिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी किसी न किसी कारण से इनको रिटायर कर दिया, जबरदस्ती रिटायर कर दिया जा रहा है।
50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट दे दी जा रही है। हम इस सरकार से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। उस समय हमारे घर में बहू बेटियों को इस तरह से हत्या और बलात्कार गैंगरेप नहीं हुआ करते थे। मगर आज़ादी के समय ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये बात आप लोगों को, खासकर हमारी मूल निवासी समाज के लोगों के बहुत अच्छी से समझ में आ रही है। साथियों, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय हमने बहुत सारे हमारे पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया। हमें मानदेय बढ़ोतरी की मैं बता दूं, हमें सिर्फ सरकार द्वारा 5,500 रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हमने अखिलेश जी की सरकार में यह धरना प्रदर्शन किया। उस समय ये योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे। जब विकास भवन में हमने धरना प्रदर्शन किया, इस गोरखपुर जिले में पूरे लगभग 10,000 आंगनबाड़ियाँ हैं। हमने यहाँ विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया और यही योगी आदित्यनाथ हमारे मंच पर आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको सम्मानजनक मानदेय 120 दिन में देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। हमने अब उनकी सरकार आई, हम उनके पास गए कि योगी आदित्यनाथ जी अब तो आपकी सरकार प्रदेश में बन चुकी है, अब तो हमारा मानदेय बढ़ाइए, आपने 120 दिन में देने का वादा किया था। उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। फिर फरवरी 2019 में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणा की कि हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे, 1500 की बढ़ोतरी करते हैं। उसका जीओ भी जारी किया, उसमें कर दिया प्रोत्साहन राशि। आज तक किसी को नहीं मिला। फिर अभी सितंबर माह में उन्होंने फिर 1500 की घोषणा की, वो भी 1500 नहीं दिया, वो भी 1500 नहीं मिला। इसके अलावा हमने फिर अभी 2 दिसंबर से हमने धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में भर में किया और 15 तारीख से हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए। 3 दिन तक हम लखनऊ में रहे और इसी ठंडे में हम लखनऊ की सड़कों पर बैठे रहे, मगर इस सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रंगी। जब 2018 में हमने धरना किया था तो उस समय इसने 3 बार लाठी चार्ज किया और जिस तरह जानवरों को पीटा जाता है उस तरह से आंगनबाड़ियों के साथ इसने व्यवहार करवाया। इस लोगों को, हमारी महिलाओं को इस तरह से बेदर्दी से पीटा गया। तो कहने का मतलब है ये सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है, कुछ करेगी नहीं। इसका तो प्लान है हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर उन पर उनसे गुलामी करवाना। तो ये सरकार हमें क्या देगी? ये सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका अभी भी समय है, जो थोड़ा बहुत बचा उसका सही उपयोग करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने पड़ेगी और कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो ये राशन मिल रहा है ना, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे भी सरकार राशन दे रही है, मगर 100 लोगों का नाम है, 100 बच्चों का नाम है तो सिर्फ 30 का राशन देती है। अब 70 लोग तो आपके खिलाफ खड़े ही होंगे, तो सिर्फ लड़वाने का काम कर रही है। अभी कोटे में इस महीने से आपको दाल, तेल और चना और रिफाइन मिलने लगा है। ये सिर्फ चुनाव तक ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पे भूखमरी आने वाली है। आज मैं इस मंच से आपको कह रही हूँ, आप देखिएगा। आटे और दाल आप खरीद के नहीं खा पाओगे, तेल और सब्जी की तो बात ही मत करिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर से निकलो, अपने लोगों को जागरूक करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। कोई तीसरा आपको कुछ देने वाला नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, आपको अधिकार अपना स्वयं लड़ना होगा। कोई कुछ देने वाला, कोई भगवान या कोई देवी देवता आपको देने वाला नहीं है। आपको अपना अधिकार स्वयं लेना होगा, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान स्वयं करनी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखा। आगे मैं, आप लोग खुद समझदार हैं, आगे सभी वक्ता आपको बहुत विस्तृत रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वाम सेवक के भारत मुक्ति मोर्चा के हैं, वो आने वाले हैं।
आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, आपको आगे की जो भी बातें होंगी बताएंगे। इस सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। साहब बाईपास पे आ रहे हैं तो जो कार्यकर्ता साथी हैं, बुलेट मोटरसाइकिल, उसके साथ 50 अन्य मोटरसाइकिल जो कार्यक्रम स्थल तक अगुवाई करते हुए उन्हें लाने का काम करेंगे। आप लोग अपना तैयारी बना लें। मान्यवर अरविंद गौतम जी के नेतृत्व में यही मंच के दाहिने साइड में साउंड सिस्टम के पास वो खड़े हैं, आप संपर्क कर लें। समय बहुत तेजी से लॉस हो रहा है, इसलिए प्रमुख वक्ता हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं और जिला लेवल के, तहसील लेवल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, समय के अनुसार उनको मौका मिलेगा तो मंच दिया जाएगा, अन्यथा उन लोगों से हम क्षमा प्रार्थी पहले ही हैं कि समय अभाव में जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं उनके विचारों को हम लोग सुने। वक्ता के अगले क्रम में मान्यवर विक्रम दास एडवोकेट साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा है, मैं आप साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आए और कम समय में अपनी बात रखें। और आप लोगों से निवेदन है कि मंच के सामने जो भी गाड़ियां लगी हैं, साहब को आने में कुछ ही वक्त है। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जगह खाली कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मंच के सामने जो भी गाड़ियां लगी है खाली कर दीजिए। जितनी भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मंच के सामने जो भी गाड़ी है खाली कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंचासीन साथीगण और मंच के समक्ष बैठे हुए समस्त मूल निवासी भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं चाहूँगा कि बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूं। साथियों, लगभग 42-43 साल लग गया इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के इंतजार में, और 42-43 साल में भारत के इतिहास का वह वक्त आ गया कि जो वर्ग कभी शासन सत्ता का ख्वाब देखने लायक नहीं था, आज वो हजारों साल से जो अपने आप को शासक बना करके रखे थे, उनके सामने उनके बराबर में खड़ा होकर दिखलाने जा रहा है। क्योंकि ये शासक वर्ग अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग 75 साल से शासन कर रहे हैं, और जिनकी बदौलत और जिनके ऊपर ये शासन कर रहे हैं, उनको हर स्तर से, हर अधिकार से वंचित करके रखे हैं, हर अधिकार से वंचित करके रखे हैं, और लाखों समस्याग्रस्त बना करके रखे हुए हैं। लेकिन इस 42-43 साल की पहल के बाद 2021 में आज यह अवसर आ गया कि पूरे राष्ट्र की जो व्यवस्था है भारत की, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो सबसे बढ़िया और उम्दा तरीका था, उस तरीके को अपनाते हुए मोर्चा हमारी शुरू हो गई है। और अब तक जो भी लोग राजनीति में भागीदारी कर रहे थे,
वो मात्र मोहरा की तरह इस्तेमाल हो रहे थे, मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बन जाने से इस देश के अंदर अब राजनीतिक गतिविधियां एक नया मोड़ ले ली है, नया मोड़ ले ली है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। तो निश्चित है कि जो भारत की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस भारत में परिवर्तन करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का संकल्प लेकर के इस देश के अंदर काम करने का काम किया तो मात्र वामसेफ ने किया, जिन्होंने भारत की व्यवस्था परिवर्तन को अपना उद्देश्य बनाया था। और पूरे भारत के 31 राज्यों में 567 जिलों में लगभग 5000 तहसीलों में आज इतनी तो जागृति कर ही दिया है कि आने वाले 2024 तक ये भारत की जो मूल निवासी जनता है, ये मूल निवासी जनता हजारों साल की जो यहाँ के शासकों की व्यवस्था है उसको उखाड़ करके फेंक देगी, जिसका पहल उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाली जनवरी तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी बहुजन नेता हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के और माइनॉरिटी के, निश्चित है कि तब तक वो एक मंच पे, एक पावदान पे आ चुके होंगे और इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन करके रहेंगे, परिवर्तन करके रहेंगे। ये जो एनडीए जो हमको बार बार धोखा दे रही है और तरह तरह के हथकंडे अपनाती चली जा रही है, अब उसका मंसूबा 2022 में खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। उसको इस बात का आभास हो चुका है, आभास हो चुका है। इसलिए वह तरह तरह से लोगों के अंदर गेम खेलने का काम कर रही है। अभी ये हमारी बहन संगीता आर्या ने बताया ना, चना दाल चीनी और पता नहीं नमक मैंने सुना कि गांव में नमक भी बांटा जा रहा है। क्योंकि एक बार एक ग्राम प्रधानी लड़ रहा था तो गांव के भोली भाली जनता को ट्रैक्टर पर बैठा के लेके चला गया सरजू स्नान करवाने। तो जब सारे लोग डुबकी लगा के खड़े हुए तो वहीं हाथ उठवा लिया कि बोलो हमको प्रधान चुनोगे ना। तो अब लोगों की मजबूरी, उसी की ट्रैक्टर पे बैठ के गए थे। हो सकता है ये सरकार भी ये साजिश करे कि 22 में आकर के चुनाव के समय बोले कि अरे साथियों, हमने तो आप लोगों को नमक दिया, आप लोग हमारा नमक खाए हैं, तो निश्चित है कि आप लोग हमसे हमारे साथ नमक हलाली तो करेंगे ही। लेकिन हमारा जो ये बहुजन समाज है ये इस बात को जानता है, इस बात को जानता है कि जर्रे जर्रे में अगर सुई से लेकर के जहाज तक कोई बनाता है तो मात्र हमारा समाज बनाता है, हमारा समाज बनाता है। वो नमक समुद्र के पानी को जला करके, तपा करके अगर नमक पैदा करता है तो हमारा समाज पैदा करता है। नमक इनके बाप नहीं बनाते हैं, नमक इनके बाप नहीं बनाते हैं। तो वो ये कुछ भी देने लायक नहीं है इस धरती पे, इस भारत नहीं धरती पे जो कुछ भी है वो हमारे श्रमण समाज का है, हमारे मूल निवासी समाज का है, हमारे कमेरा समाज का है। वो सब कुछ हमारा है। हमारी क्या नमक हरामी और हमारी क्या नमक हलाली, जब हम ही इनके पेट पालते हैं, हम ही इनका अन्नदाता है, तो हमारी कौन सी नमक हरामी भैया। तो इसलिए इनके धोखे में आने की जरूरत नहीं है और 22 में इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। आप सभी लोग ऐसा करके दिखाएंगे, इसका संकल्प लेते हुए यहाँ से जाइएगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मान्यवर अरविंद कुमार जी साहब को लेने के लिए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो मोटरसाइकिल की टीम है मंच के बगल में है, आप लोग तुरंत संपर्क कर लें।
वक्ताओं की अगली कड़ी में कर लीजिए सर चलिए और ठीक है वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा माननीय ओम प्रकाश चौरसिया साहब, जो जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी देवरिया से हैं। आप साहब आए और कम से कम समय में अपनी बात रखने का काम करें। माननीय ओम प्रकाश चौरसिया साहब। आप लोग एक बार बहुत तेज नारा लगाइए, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। धन्यवाद संचालक महोदय। एक लाइन आपके लिए। इंसान ख्वाहिशों का परिंदा है, उम्मीदों से घायल है और उम्मीदों से जिंदा है। दोस्तों, नौजवान साथियों, परम आदरणीय सम्माननीय माननीय मंचासीन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के स्टार एवं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मीडिया एवं फोर्स, पूर्वांचल के कोने कोने से आए हुए जनता जनार्दन, मैं आप सभी लोगों को गोरखपुर मंडल में स्थित इस खोराबार खेल के मैदान में 2:37 पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। दोस्तों, बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन संचालक महोदय का यह आदेश है कि समय कम लेना है। बहुत सारे बातें हो चुकी हैं, मैं उसका शेष मैं दे रहा हूं। भारत की आजादी के 74 साल बीत गए, लेकिन समाज में ऐसा कुछ वर्ग है जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में हक और अधिकार के नाम पर उनको तिनका तक मौसर नहीं हुआ, जबकि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान के रचना के माध्यम से 26 जनवरी 1950 को ही सबको जीने, खाने, रहने का समान अधिकार मिल गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अमीरी और गरीबी की खाई कहां से आई, यह किसी ने सोचा ही नहीं। लोग कहते हैं कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। गरीब आप रहोगे, इसलिए रहोगे कि अपने हक और अधिकार को आपने पहचाना नहीं। जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता है, जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता है, वो एक अबोध बालक होता है, जिसके गोद में जाता है उसका हो जाता है। दोस्तों, जुल्म की खेती से बगावत के किसान पैदा होते हैं, वक्त की मांग पे शमशान से इंसान पैदा होते हैं। यही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। 74 साल के बाद ये मौका आया है। अगर ये फिर भूल जाएंगे आप लोग, तो समझिए कि आप गुलामी के जंजीरों में इस तरह बांधे जाओगे जैसे कोई सजा याफ्ता बांधा जाता है। आपको बता दें कि वक्त के पहले जगह आबाद निकले, वक्त के पहले जगह आबाद निकले, और वक्त पर सोए रहे बर्बाद निकले, और वक्त को समझा इसने जिंदगी में, इस जमाने के वही सरताज निकले, इस जमाने के वही सरताज निकले। दोस्तों, लाखों दलदल हो, पांव को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठा रखिए।
कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। दोस्तों, मैं ओपी चौरसिया जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी देवरिया, मैं पुनः आप लोगों को इस खोराबार खेल के मैदान में जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कसक और पीड़ा लिए बैठा है, उसको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। देखिए, ये जड़ कहाँ है, मैं जड़ बताना चाहता हूं। संचालक मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए हमको। जड़ कहाँ है इसको मैं बताना चाहता हूं। ऐसी क्यों गुलामी हम लोग के अंदर है, इसको मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा है कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। अब जब अंधभक्ति आप अंदर पैदा हो जाएगी तो आपका विवेक शून्य हो जाएगा, और जिसका विवेक शून्य हो जाएगा वह मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा। और गाय के गोबर को कहा जाएगा कि गौरी गणेश है, तो आप कहते हैं कि गौरी गणेश है। जब तक कि आप लोगों के अंदर अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे कितने परिवर्तन मोर्चा आएंगे, कभी आप लोग को सत्ता नहीं आएगी। मैं ओपी चौरसिया बोल रहा हूं। पहले आप लोग अपना अंधविश्वास खत्म कीजिए। अंधविश्वास ऐसी चीज है कि आपको हमेशा गुलाम बना के रखती है। यह ऐसा चीज है कि जो हमेशा आपको कभी भी आपके राह पर चलने नहीं देती है। अभी अभी मैं पेपर में पढ़ा हूं, कि मुद्दा को भटकाने में मोदी जी माहिर हैं। मुद्दे को भटकाने में मोदी जी माहिर हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोले हैं? उन्होंने लिखा है, साफ साफ में लिखा है कि किसी भी आदमी को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मात्र एक धर्म ऐसा चीज है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मूर्ख बनते रहते हैं। इसीलिए यह आज जो है, इसीलिए बात आगे रखिएगा। कार्यक्रम में साहब की उपस्थिति हो चुकी है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खड़े होकर के साहब के सम्मान में। मानवर वामन मिश्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मिश्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय मानवर वामन मिश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय परंतु प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निशा मिश्राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मिश्राम जिंदाबाद, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्राम साहब संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय मिश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मिश्राम जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मिश्राम साहब, संघर्ष वामन मिश्राम साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल साहब, साहब बोल रहे थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा
मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे श्राम जिंदाबाद 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 वंदे श्राम जिंदाबाद 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 चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद 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 चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद 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 निशान श्याम जिंदाबाद 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 निशान श्याम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नारा बंद कर दिया जाए। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब हमारे मंच पर बैठ चुके हैं। जो वक्ता साथी अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप आए और अपनी बात को समाप्त करें। बहुत कम समय में उनको साहब को कम समय पर अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। कम समय अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। पुनः मैं आप लोगों के समक्ष ओपी चौरसिया जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी देवरिया। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई, उसी को मैं अधूरी बात को पूरा करने के लिए फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। मैं अंधविश्वास पर मैं बोल रहा था कि अंधविश्वास है क्या चीज। अंधविश्वास वह चीज है जो आदमी को गुलाम बना के रखता है। अंधविश्वास ऐसा चीज है कि आदमी उसी में भटक जाता है। देखिए, नेपोलियन ने लिखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हक की मांग को अगर उठाता है, अरे भाई आवाज तो भाई कहाँ गया। कोई भी व्यक्ति अपने हक की मांग को उठाता है तो उसको धार्मिक मामलों में उलझा दो, ताकि उसी भावनाओं में उलझ करके अपने हक की मांग को भूल जाए। ये जान लीजिए, सबसे बड़ा यंत्र है ये धार्मिक मामला है, जिसमें आप उलझ करके आप उस हक को भूल जाते हैं। देखिए, 3 बातें जरूर ध्यान दीजिए आप लोग, एकदम खुल्ला मैं बोल रहा हूं। मंदिरों को दान देना, और मंदिरों को अनुदान देना, ब्राह्मणों को दान देना और मनवादियों को मतदान देना जिस दिन बंद कर देंगे, और 85% लोगों उस दिन से आपका तरक्की चालू हो जाएगा, उस दिन से आपकी तरक्की चालू हो जाएगा। ये 3 चीज को आप यहां से लेकर जाइए। कतई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति है ये नहीं है। मैं कहता हूं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सो के देखे जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। पुनः मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि दोस्तों, नौजवान साथियों, बहनों एवं भाइयों, सोच को बदलिए। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे कतई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती की बात छोड़ो दोस्तों, अरे किनारे बदलिए। कश्ती की बात छोड़ो दोस्तों, नजर को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पुनः इस चीज को आगाह करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो ये राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी इसमें सम्मिलित है, हमारे इसके नेतृत्वकर्ता श्री बाम मेश्राम जी इसके अगुआ हैं। ये मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलें और आने वाले 2022 में आप लोग जितने लोग यहां उपस्थित हुए हैं,
यह संकल्प लेकर जाइए कि कम से कम अपने मोहल्ले को पूरा कंप्लीट बता दीजिए कि भाई 2022 आई और 2022 में हमन का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संकल्प लेकर के रहल जाई आ वही से हमन के अपन समय बितावल जाई। तो पुनः मैं आप लोगों से यह गुजारिश करने आया हूं कि 2022 में आने वाला जो ये समय है, इस समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमेशा अपने हक और अधिकार का प्रयोग कीजिए। देखिए बतावें बस एक मिनट संचालक साहब, हम गरीब कैसे हो गए? आपने जहां वोट दिया वहां नोट चला गया, जहां वोट दिया वहां नोट चला गया। 74 साल में नोट वहां जाता रहा जाता रहा जाता रहा। अगर नोट रोकना है तो सबसे पहले अपना वोट रोकिए। जब वोट रोकेंगे तो नोट रुक जाएगा, अपने आप ही रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। और जब वोट नहीं रोकेंगे तो नोट नहीं रुकेगा। रोटी या बूटी या साड़ी या छागल पर जब वोट दिया जाए तो गरीब जिंदगी भर आप रहब में कोनो दूर राय नहीं बाटे। पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं इस खोराबार खेल के मैदान में। मैं ओपी चौरसिया जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी देवरिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यक सूचना कि गोरखपुर मंडल के जो भी पदाधिकारी जन आंदोलन निर्माण निधि लाए हैं, मंच के दाहिने साइड में जहां म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, हरिराम भारतीय सर को मिलकर के वो जन आंदोलन निर्माण निधि नोट करा दें। जो साथी इधर उधर टहल घूम रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अनुशासित संगठन में काम करने वाले लोगों के साथ आए हैं, तो इसलिए अनुशासन का परिचय दें और आप लोग कुर्सियां खाली पड़ी है, बैठ के कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनें। समय बहुत कम हो चुका है और हमारे प्रमुख वक्ता, बड़े अच्छे वक्ता अभी कुछ बचे हुए थे। तमाम वक्ता साथियों का मैं क्षमा चाहूँगा कि नहीं बुलाया जा सकता समय अभाव में, लेकिन कुछ जो प्रमुख वक्ता हैं उनको मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में साहब आप अपनी बात रखेंगे। इस क्रम में डॉक्टर SN विश्वकर्मा साहब जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, मैं चाहूँगा सर आप 2 मिनट में अपनी बात रखें। जय मूल निवासी साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले उपस्थित मूल निवासी समाज के योद्धाओं, आपका तहे दिल से खोराबार खेल मैदान में स्वागत अभिनंदन वंदन है। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब, मैडम निशाम मेश्राम साहब का दिल से स्वागत करते हुए और अपने महापुरुषों के चरणों में वंदन नमन और सुमन अर्पित करके अपनी बात रख रहा हूं। साथियों, समय चुनावी समर का है और चुनावी समर में राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बहुजनों का एक राजनीतिक संगठन है, उसके बैनर के तले हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आगामी 2022 के चुनाव में हम लोग दमखम से दावेदारी कर रहे हैं अपनी। साथियों, जो भी सरकारें आपको प्रलोभन दे रही हैं, आपको लालच दे रही हैं या आपके लिए कुछ कर रही हैं, वो सरकार के द्वारा नहीं है, वो संविधान के द्वारा है। क्योंकि संविधान में भारत के हर नागरिकों को अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जमीन, सड़क, रोड, गाड़ी, नाली, सब पे सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन मनवादी ताकतें, सामंती सोच के लोग, सामंती तरह के बात करने वाले लोग, वो जानते हैं कि वो उनकी बपौती है। जल, जंगल, जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और हमारे हक अधिकारों का शोषण कर रखा है। भारत आजाद हुआ 1947 में,
और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान में सारी सुविधाओं का लिखा हुआ है। हमारे समाज में एक भ्रम है कि कानून जो बाबा साहब ने लिखा है वही कानून वही है जो 302, 304, 307, 156, 152 है। वो नहीं है साथियों। संविधान जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था के लिए संविधान लिखा है, उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और जिस कानून के तहत हमको डराया जाता है वो सीआरपीसी आईपीसी है। इसलिए साथियों, सीआरपीसी आईपीसी केवल क्रिमिनल एक्टिविटी में लागू होता है। साथियों, ये हमारे पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हम जब क्राइम करते नहीं है तो सीआरपीसी आईपीसी से क्यों कंफ्यूजन। तो साथियों, बहुतों को यह नहीं पता है देश में दो तरह का कानून है, एक बाबा साहब द्वारा लिखित कानून है और एक थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा लगा कानून है। बाबा साहब का कानून 1950 में लागू हुआ और जो कि सीआरपीसी आईपीसी है, बेबिंगटन मैकाले द्वारा लिखा है, वो 1861 से लिखा हुआ है और अब तक चल रहा है 1861। तो साथियों, ये भ्रम निकालिए कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है वो संविधान के तहत है, डॉक्टर अंबेडकर के दिए कानून के तहत है। इसलिए साथियों, आपको अपनी बात में दिमाग में रखना है, कोई सरकार खैरात नहीं दे रही है और न खैरात की बात कर रही है। साथियों, मेरा अधिकार है, जिस दिन सरकार बनेगी, बहुजन मुक्ति पार्टी की बनेगी, सबके हाथों में पूरा अधिकार होगा। जंगल, जमीन, सड़क, घर, नाली, स्कूल, विद्यालय, चिकित्सालय, जितनी भी संस्थाएं हैं जहां पर हकमारी हो रही है, जहां पर हमारा हक मारा जा रहा है, वहां पर बहुजनों का प्रॉपर नेतृत्व होगा। साथियों, इसलिए इस चुनावी समर में आप लोगों को एकजुट होना है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर के तले बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत करना है और इसको आने वाले चुनाव में दमदारी से अपनी बात को रखनी है। साथियों, समय कम है, वक्ता ज्यादा है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा सुनना चाहेंगे, इसलिए अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देता हूं। साथियों, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। धन्यवाद सर। अगले वक्ता के क्रम में मान्यवर कैलाश विश्वकर्मा उर्फ शेर खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति संघ। आपसे निवेदन है कि सर आप आए और कम समय में अपनी बात रखें। नहीं, मेज को थोड़ा सुधर कर दीजिए। कृतज्ञ राष्ट्र सामाजिक सम्मानता के अग्रदूत एवं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में आज इस खोराबार ग्राम सभा के प्रांगण में मुझे जो इस राष्ट्रीय मंच से बोलने का जो अवसर मिला है, सदैव मैं इसका ऋणी रहूंगा। इस देश की आधी आबादी, हमारी बहन बेटियां, माताएं, एवं दूर दराज से चल करके आए हुए तमाम नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ चूंकि समय कम है, मैं बहुत सारे लोगों का अभिवादन नहीं कर सकता। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जो है स्मार्टफोन है और अमेरिका के उतावा विश्वविद्यालय प्रोफेसर माइकल बाम साहब का जो डीएनए रिपोर्ट पर जो शोध हुआ, इससे यह साबित कर दिया है कि भारत का SC, ST, OBC माइनॉरिटीज एक ही माता पिता का संतान है और एक ही खून और एक ही बून से है। हम लोग सिंधु सभ्यता के लोग हैं, हम लोग गण व्यवस्था के लोग हैं। बाकी जो 15% के लोग जो बचते हैं वो लोग आए जे विदेशी हैं।
हम लोग किसी भी चौराहे पर खड़ा होकर के अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। धन्य है वो महापुरुष जिनके हम लोग अपने आप को वंशज कहते हैं। अरे शर्म आना चाहिए हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को। कम संसाधनों में मेरे बाप दादाओं ने इन मनवादियों से जो है युद्ध लड़ा है, और उस युद्ध के लड़ने का मतलब है कि हमको चंद आज़ादी मिली है, आज वो भी आजादी हमारी खतरे में है। कहने को हमारी आबादी 85% है, लेकिन वो किस काम का है कि हम अपनी बात चौराहे पर नहीं रख पा रहे हैं। मैं माननीय विकास पटेल जी को, माननीय बामन मेश्राम जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मंच के माध्यम से उन्होंने यह चीज बचाने का काम किया है, बताने का काम किया है। निश्चित तौर पर समाज इनका ऋणी है, और आने वाले 2022 में हम सभी लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, हम लोगों को एक हो करके और नेक हो करके इन मनोवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं साथियों बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अगली अपने शहर के माध्यम से बात को रखूंगा। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर घर पैदल जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर घर पैदल जाता है। आपका करोड़ों की रखवाली करने वाला समय पर पगार नहीं पाता है। आपका करोड़ों की रखवाली करने वाला समय पर पगार नहीं पाता है। एक वक्त भूखा रह करके आधे घंटे में पिज्जा आपको पहुंचाता है। अरे बारिश में छत टपकती है उसकी, जो आपके लिए करोड़ों का मकान बनाता है, करोड़ों का मकान बनाता है। साथियों एक और शेर के माध्यम से कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कबीरदास जी का चरितार्थ है, मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को, मन को कभी न धो। मन धोए मन, मलमल धोए शरीर को, मन को कभी न धोए। गंगा गोमती खूब नहाए, रहे बैल के बैल। तो साथियों हमको गंगा और गोमती नहाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में हमको जाना चाहिए। ये बात हम नहीं, हमारे महापुरुष बाबू जगदेव लेलीनाथ बिहार कहते थे कि आपके बगल में अगर कहीं कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है तो उस कार्यक्रम को पहले अटेंड करो। आपके घर में किसी की मौत हो गई हो तो उस जनाजा का अंतिम क्रियाक्रम बाद में करना, लेकिन यह मीटिंग इस तरह का जरूर अटेंड करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देते हुए और सभी साथियों को दिल से साधुवाद करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के क्रम में मान्यवर कैप्टन बिंदुश्वरी प्रसाद सोनी साहब, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी के। मैं आप सर से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का 8वां मंडलीय सम्मेलन गोरखपुर की धरती पर आयोजित हो रहा है। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक मंचस्थ माननीय बामन मेश्राम जी, महिला मोर्चा के संयोजिका निशा मेश्राम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा विकास चौधरी जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी माननीय परवीन प्रताप सिंह जी, मंचस्थ अन्य पार्टियों के सहयोगी व सामने उपस्थित भाई और बहनों, आज
हम सभी को अपना इतिहास जानने की जरूरत है और इतिहास के लिए आपको आज बहुत ज़्यादा किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर घर में आपके हाथ में मोबाइल है, सबके पास गूगल है। आप उस गूगल को सर्च कीजिए, इतिहास को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, कानून को पढ़िए, आपको सब कुछ अपने बारे में दिखाई देगा। जब तक आप अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मालूम होगा। साथियों, आपको ये मालूम नहीं होगा कि इतिहास में आज के 2000 साल पहले आपका इस भारत की धरती पर जल पे, जमीन पे, जंगल पे, सब पर आपका अधिकार था। आप सुशिक्षित थे, संस्कारित थे, वैज्ञानिक थे, तकनीकी थे, कलाकार थे। लेकिन जब से यहां पर मध्य एशिया से आए हुए विदेशी लोगों का पदार्पण हुआ, उनका सत्ता पे अधिकार हुआ, तब से आपकी आजादी छिन गई, आपका धन रखने का अधिकार छिन गया, कृषि की खेती छिन गई, बहुत सारे ऐसी चीजें, कुरीतियां आप पे लाद दी गई, जिससे आप जो है मानसिक रूप से गुलाम हो गए। जो आज की स्थिति है ऐसी आपकी स्थिति नहीं थी। आप यहाँ के राजा थे, आप यहाँ के शासक थे, और जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक आप में वो स्वाभिमान नहीं जगेगा। इसलिए भाइयों, आपको स्वाभिमान जगाना है तो आपको अपने पौराणिक इतिहास, जो पुराने इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसको आपको झांकने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको किताब नहीं खरीदना है, आपके हर हाथ में, सबके हाथ में गूगल है, मोबाइल है, उस पर आपको जो है सर्च करने की जरूरत है, उसी पर आपको देखने की जरूरत है। विश्व की सारी किताबें आपको जो है गूगल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान दिया है। वो आज का जो है धर्म ग्रंथ है, सभी को जो है संविधान पढ़ना चाहिए। उसमें आपको आपकी जो है हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी, आपके अधिकार के बारे में दिया हुआ है। जब तक आप संविधान नहीं पढ़ोगे, कानून नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको नहीं मालूम होगा कि आपका अधिकार क्या है, आपकी हिस्सेदारी क्या है, आपको क्या अधिकार मिला है। इसको जब तक आप नहीं जानोगे तब तक समाज के सामने या जो है अधिकारियों के सामने तर्क नहीं कर सकोगे, प्रश्न नहीं कर सकोगे। इसलिए भाइयों, आपको जो है आज संविधान को पढ़ने की जरूरत है, कानून को पढ़ने की जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी दलितों को, सभी पिछड़ों को, सभी अल्पसंख्यकों को कि एक चीज और सीखिए इसके साथ साथ, वो क्या है, हथियार चलाना सीखिए, हथियार रखना सीखिए, हथियार उठाना सीखिए। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे भी अधिकार मिले हैं जिसके लिए आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं ज्यादा बात न करके, क्योंकि समय काफी कम है और भी लोगों को, वक्ताओं को यहाँ पर बात रखनी है, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। जय मूल निवासी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। अगले वक्ता इंजीनियर मनीष कुमार मानस जी, जिलाध्यक्ष बीएमपी महाराजगंज। सर आया। धन्यवाद साथियों। मैं अपनी बात को कबीरदास जी के एक दोहे से शुरू करता हूँ। एक अचंभा मैंने देखा मुर्दा रोटी खाए, एक अचंभा मैंने देखा मुर्दा रोटी खाए, और लतियावन से जागे नहीं लात पड़े चिल्लाए। साथियों, आज इस देश की जो दशा है वही ठीक सैकड़ों साल पहले जो कबीरदास जी ने जो कहा था, आज इस देश की वही स्थिति बनी हुई है। ये विदेशी डीएनए वाले लोग 15 लाख से बात शुरू करते हैं और 5 किलो अनाज तक करके ला करके हमको रख दिए।
साथियों, आज हमारा जो समाज ये मुर्दा हुआ है, उसको ये पता नहीं है कि किस तरीके से ये नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज में, टॉयलेट बाथरूम में हमारे लोगों को संतुष्ट करने का ये प्रयास कर रहा है। शिक्षा की बात हो रही है साथियों, लेकिन हमको पता होना चाहिए विदेशी डीएनए वाले लोग जो एनसीईआरटी में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने किताबों पे भी टैक्स लगा दिया है साथियों। हमारे लोगों ने जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया, सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू किया, मूल निवासी विचारधारा का प्रयोग करना शुरू किया, और हमारे बच्चे जब इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना शुरू किए हैं, तो इन मनवादियों ने, आपने देखा होगा कि रिचार्जेस भी बढ़ा दिए हैं साथियों। इन लोगों ने रिचार्जेस बढ़ा करके हमारे लोगों का, हमारे एकलव्यों का ये अंगूठा काट रहे हैं साथियों। ये लगातार हम लोगों को बांट करके 6743 जातियों में बांटा, उसके अलावा आज लाखों संगठन बना करके हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं साथियों। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, ये जोड़ने के लिए बनाया गया है, और ये जो यूपीए और एनडीए बनाने वाले लोग हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जाति आधारित पार्टियां बनवा करके हमारे लोगों को लाखों संगठनों में तोड़ दिया है साथियों। हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने, जो हमारे अभी लेटेस्ट न्यूज मैंने कल रात में देखा, तो 37 पार्टियां हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं साथियों। हम लोगों को यह संकल्प करना है कि राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय जो परिवर्तन मोर्चा है, उन लोगों को हमको वोट देना है। बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट दे करके, और हम लोगों को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो ये विकल्प खड़ा हुआ है, इसको सदन में भेजना है साथियों। क्योंकि अब तक जिसको भी आप लोगों ने चुना, वो दलाल और भड़वे लोगों को चुना, वो संसद भवन में जाकर के अपनी बात को नहीं कहते हैं। लेकिन हमारा ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिस दिन एक विधायक भी पहुंच गया, तो इनकी नींव से नींव हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी के साथ में अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और अपील करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में जो भी वोट, एक एक वोट आप लोग सहेज करके और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के घटक दलों को वोट दीजिएगा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर मानस जी। चूंकि वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है और एकदम समय भी नहीं बचा है, तो जो भी गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उन सारे लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि अगले मंच पे आप लोगों को समय दिया जाएगा। तो समय अभाव में साहब का स्वागत करने के लिए कुछ साथी जिनका नाम अनाउंस कर रहे हैं, मंच के बगल में आ जाए। माननीय राजकुमार सहानी, धीरज कुमार, एडवोकेट सीपी पासवान, बिचंडी प्रसाद जी, हरे राम भारतीया जी, हरिंदर हंटर जी, स्वामीनाथ पाल साहब, इंजीनियर मनीष मानस, वसी अहमद, मुन्ना यादव, मैडम सुनैना पासवान, दल सिंगार कुशवाहा, कृष्णावती मैडम, राधे श्याम कुशवाहा, चंद्रेश्वर प्रसाद, दीपक पासवान, सुनैना पासवान एवं अन्य मंडल यूनिट के जो लोग हैं, कार्यकर्ता साथी जा करके मंच के बगल में आप लोग धीरज जी से संपर्क करें। इस क्रम में अगले वक्ता के क्रम में माननीय श्रीकांत साहू जी, जो राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से हैं, मैं आप साहब से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय श्रीकांत साहू साहब। महात्मा बुद्ध की इस धरती पर अपने समस्त महापुरुषों का पुष्प अर्पण करते हुए, प्रणाम करते हुए माननीय मोहन मिश्राम जी, चौधरी विकास पटेल जी, प्रवीण प्रताप सिंह जी, हमारे देवरिया के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया जी, आजमगढ़ से आए ओम प्रकाश कुशवाहा जी, डॉक्टर विश्वकर्मा जी, अन्य मंच आसीन एवं सभा में आए भाइयों, बहनों, बच्चों,
आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन नमन वंदन करता हूं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आपका नया संगठन है। इस संगठन में हमारी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी क्यों सम्मिलित हुई? भाइयों, आज़ादी के 77 साल बाद सरकारें, जितनी सरकारें बनी, किसी की सरकार बनी, उसमें हमारे अति पिछड़े, अति दलित एवं पसमानदा मुसलमानों को हमेशा हाशिए पर रख दिया। अति पिछड़ों में तेली, तमोली, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, दर्जी, कश्यप, बिंद, मल्लाह, काशी, मौर्य, कुशवाहा आदि जातियाँ सर्वाधिक पिछड़ी जातियों में सम्मिलित हो गई। इसी तरह से अति दलित जातियों भी हाशिए पर आ गई। मुसलमानों में पसमानदा जातियाँ इदरीसी हुआ, शेख मंसूरी हुए, फ़कीर हुए, रंगरेज हुए, अंसारी हुए, इनको हाशिए पर डाल दिया गया, जिसकी आबादी 40% है। अब कुल मिला के हमारी मोस्ट बैकवर्ड दलित, अति दलित और पसमानदा की आबादी करीब 60% होती है। मिला करके इनको हाशिए पर डाल दिया गया। तो इसीलिए राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी गठन किया गया था, जिसमें कि हर जात को उसकी आबादी के अनुसार हर स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी। बावन में सलाम जी ने राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चे का गठन किया। उनके एजेंडे में ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। अतः हम लोगों ने, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी ने इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित हुए। इस तरह हमारी करीब 37 जातियाँ आज सम्मिलित हो चुकी हैं। ये सभी जातियाँ वंचित, शोषित जातियों, अति पिछड़े, दलित के यहाँ प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी सरकार हालत हमें पढ़ाई और दवाई तो हम सस्ता बहुत सब करेंगे, पढ़ाई, दवाई और कानूनी, क्योंकि हमारे आजकल गांव के लोग अधिकतर मुकदमे रेवन्यू के पड़े हुए हैं, जो सालों साल चलते हैं और उनका लाखों रुपया बर्बाद होता है। तो पढ़ाई, दवाई और कानूनी सहायता ये हम बहुत सबसे सस्ता करेंगे, पहली बात तो है। दूसरी बात देखिए भाइयों कि आपको जो है आज हालत में हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक सशक्त विकल्प हो गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर कि योगी और अमित शाह, मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे। प्रदेश में भाजपा की गिरती स्थिति कारण, दयनीय स्थिति कारण मोदी और अमित शाह चाहते थे योगी जी को हटाना, लेकिन योगी जी हटे नहीं। तो अब यह अंदर खाने की बात है कि मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि भाजपा मेजॉरिटी न आवे, जिससे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री न बन सके, और वो अखिलेश यादव सपा से अंदरूनी गठबंधन करना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहले से ही मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं। अब उसमें मुलायम सिंह यादव अब अपने बेटे को, अखिलेश यादव को नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं। ये ऑफर दिया गया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहेंगे और भाजपा उनको सपोर्ट करेगी। और पार्टी आप जानते ही हैं, बसपा तो वैसे ही मोदी जी के पॉकेट में आ गई है, भाजपा के पॉकेट में आ गई है, और कांग्रेस का तो परिवारवादी पार्टी है ही है। और जितनी पार्टियां देखिए सभी परिवारवादी पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। मेरी सबसे बात हुई है, यही एक संजय निषाद है, उनकी पार्टी है, पूरे परिवार की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर पूरी पारिवारिक पार्टी है, और यही एक पार्टी है जिसमें परिवार नहीं है, इसमें पूरे समाज को एक साथ चलने की है। और अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित जातियों को हम सत्ता में आबादी के अनुसार भागीदारी देंगे। इन शब्दों के इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये इस समय एक सशक्त विकल्प बन रहा है। हम सब अपने में आत्मविश्वास जगाएं और इन परिवारवादी, शोषित परिवारवादी पार्टियां, जो जातीय पार्टियां बनी हैं, उनको नकार करके राष्ट्रीय
परिवर्तन मोर्चा को आप लोग सफल बनावें, वोट दें और जिससे कि हम सबको साथ ले करके एक नया उत्तर प्रदेश का निर्माण कर सकें। भाइयों, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो 2022 तो सभी फाइनल है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर 2024 का भी विकल्प ढूंढना है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस मामले में एक सशक्त विकल्प पर आया है। इन शब्दों के साथ मैं आज पुनः अनुरोध करता हूं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को आप तन मन धन से सहयोग करके और 2022 में इस पार्टी को आप सत्ता में लाइए, तभी आपका अन्याय, शोषण, महंगाई, बेरोजगारी सभी खत्म होगी। भाइयों, अन्याय, शोषण इनको खत्म करना हो, आपको शासक बनना होगा, आप सबको शासक बनना होगा। इस विकल्प के साथ आज इस मीटिंग में आप लोग आए हैं। आप लोग से अनुरोध है, आप शासक बनिए, पिछले को मत बनिए और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को अपना समर्थन दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आप अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, जय राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। समय एकदम समाप्त हो चुका है। तमाम जो हमारे अतिथि मंच पे बैठे हुए हैं उनसे मैं क्षमा बार बार मांग रहा हूं कि अगले मंच पे आपको समय दिया जाएगा। खास करके कुशीनगर जिले की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही मैडम कृष्णावती जी और सहजनवा के बहुजन क्रांति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष धीरज जी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगले समय में आपको मौका दिया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैडम आयुष्मती निशा मेश्राम जो राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली है, आप आए मैडम और अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। बोल 85, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम ने समझाया था, काशीराम जी ने कहा था कि सावधान हो जाओ कि हमें अपना वोट है, हमारा खुद का वोट है। इन शासन करती जमातों को हमें वोट देना नहीं है। तिलक, तराजू और तलवार, वोट ना मांगो इनके द्वार। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपना वोट दिया, नोट दिया और उसको शासन करती जमात बनाया और उसको सत्ता पर बिठाकर आज वो लोग हमारी माँ बहन हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें चेतावनी दी थी। यहाँ तक के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, हमें इस देश का शासन करती जमात बनना है। लेकिन हमारे लोग इतने होशियार लोग, हमारी कौम की महिलाएं इतनी होशियार महिलाएं, उन्होंने क्या किया? अपने घर के द्वार पर लिख दिया शुभ लाभ, शुभ लाभ लिख दिया। क्या शुभ लाभ लिखने से कोई लाभ हुआ? आज तक नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। अपने घर के द्वार पर लिखो हमें शासन करती जमात बनना है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 3-3 अपने 5-5 बच्चे, अपने 5-5 बच्चों का उन्होंने बलिदान दिया, अपनी खूबसूरत पत्नी का बलिदान दिया। फिर भी हम लोग सुधरे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगा दी और जिंदगी लगाने के बाद उन्होंने हमें बेहतरीन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। हमें वो अधिकार दिया जो मनुस्मृति में हमें अधिकार नहीं थे। मनुस्मृति में जो अधिकार हमें छीन लिए थे वो संविधान में दिया। और सबसे बड़ा अधिकार, राजा बनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लागू करके जब पार्लियामेंट में से निकल रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तब आचार्य कृपलानी ने कहा, क्या बात है बाबा साहब,
आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आचार्य कृपलानी जी, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी भी रानी के पेट से पैदा होने वाला राजा लड़का होता था, लेकिन आज के बाद कोई भी मेत्रानी होगी, पटेल होगी, चमार होगी, कुणबी होगी या यादव होगा, किसी भी हमारे कौम की महिला के पेट से पैदा होने वाला लड़का या लड़की प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति, राजा बन सकेगा। इतना बड़ा अधिकार दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो कृपलानी ने कहा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर, आप इतना गर्व क्यों कर रहे हो? आपकी कौम तो थोड़े से पैसों में बिक जाएगी, आपकी कौम थोड़े से पैसों में बिक जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सही कह रहे हो। तब तक हमारा समाज बिकेगा जब तक हमारा समाज अज्ञानी है। कब तक? जब तक अज्ञानी है। जिस दिन हमारा समाज ज्ञानी हो जाएगा, हमारा वर्ग पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एमएलए बन जाएगा, उस दिन तुम्हारे समाज के जैसा भिखारी समाज दूसरा कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी बात हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। हमें अभी आज का समय है, अभी हमारे महापुरुष, जैसे हम कहते हैं ना कि काशीराम जी का दूसरा नाम वामन मेश्राम, अगर हमारे महापुरुष वामन मेश्राम है तो अभी हमें अपने जिंदा महापुरुष का कहना मानना होगा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को अपने वोट से जिताना होगा, नहीं तो ये लोग शिक्षा पर वार करेंगे। अभी आप लोगों की शिक्षा बंद है, इन लोगों ने आपकी शिक्षा पर वार किया है, आप लोग भी इनके वोट पर वार कर दीजिए, इनकी भिक्षा पर वार करो। इनकी भिक्षा पर वार करोगे तो ये भी चुपचाप बैठ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को अगर शासक बनना है तो इनको वोट देना नहीं है, इनकी नानी याद दिला दो, इनकी परनानी याद दिला दो, वोट नहीं देना है इनको। नहीं तो ये क्या करेंगे, पहले सस्ता देंगे फिर महंगा कर देंगे। पहले जियो का सिम मुफ्त में मिलता था ना, आज 5 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा है। पहले जियो का कार्ड फ्री में था, आज 799 रुपये हो गए हैं, 799 रुपये हो गए हैं। तो आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, वो 799 रुपये आपको अनाज आज फ्री में देके कल पैसा आपसे लेंगे। और प्रधानमंत्री तो गंगा में डुबकी लगाने के सिवा उसका कोई काम धंधा बचा नहीं है। वो गंगा में जाकर डुबकी लगा रहा है और डुबकी लगाकर क्या कह रहे हैं उनके लोग, गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे जब पापियों गंगा में नहाएंगे तो गंगा मैली हो जाएगी ना। तो हमें कहना चाहती हूँ, गंगा में डुबकी क्यों लगा रहे हो, बह क्यों नहीं जाते? 1 साल पहले कोरोना के वक्त हमारे मूल निवासियों की लाशें गंगा में बह रही थी, तब मोदी जी को हमारी गंगा याद नहीं आ रही थी। तो अभी हमको उनकी नानी याद दिलाने का समय आपके पास है। हमारे मरे हुए माता पिता, बच्चे, उनका बदला लेने का अवसर आपके पास में है। बटन दबाइए, ईवीएम में जाकर बटन दबाकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को जिताइए। जिताओगे कि नहीं? कितने लोग वोट देने वाले हो? आप सभी लोग वोट देने वाले हो। सही कह रहे हैं, आप सभी लोगों को वोट देना है और कम से कम अपने परिवार के सभी लोगों को समझाना है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को 1 वोट और 1 नोट, जैसे काशीराम जी ने कहा था ना कि 1 वोट और 1 नोट। अभी महंगाई बढ़ गई है, मैं निशा मेश्राम आपको कहना चाहती हूँ, 1 वोट 10 का नोट देना होगा। कितना? 1 वोट 1 वोट और 10 का नोट देना होगा। आने वाले समय पर आप लोग वोट भी दोगे, नोट भी दोगे और समर्थन भी दोगे। ये जो 22 का चुनाव है, ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल हम जीतने वाले हैं आप सभी के वोट के माध्यम से।
और आप लोग यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको मालूम होगा कि पोलियो का डोज अपने बच्चों को पिलाती हो ना, तो वैसे ही 22 का चुनाव पहला डोज है। पहला डोज है योगी को उत्तर प्रदेश में भगाने का, उत्तर प्रदेश से योगी को भगाने का। और दूसरा फाइनल में 2022-24 में मोदी को भगाने का दूसरा डोज आपको तैयारी करनी होगी। कितने लोग करने वाले हो? सभी लोग करने वाले हैं। आप सभी चाहते हो कि भारत में से हम लोग बीजेपी को भगाकर रहेंगे, नहीं तो आने वाले समय पर ये पापी लोग, ये दंगाई लोग, ये गुंडे लोग, ये गुंडे की सरकार हमारी बहन बेटियों को बख्शेंगे नहीं। आप लोग, धन्यवाद, आप लोग, समय की मर्यादा है इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ। ये योगी और मोदी ने सस्ती दारू कर दी है और महंगा तेल कर दिया है। महिलाओं को कहना चाहती हूँ, इन लोगों को बख्शना नहीं है, क्योंकि तेल तो आपको काम आएगा। ये आपके लोग दारू पीकर हमको पीटेंगे, इसलिए दारू वाली पार्टी को हमको चाहिए नहीं। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी वाले राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को समर्थन देंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मैडम जी। अगले वक्ता माननीय प्रबंध प्रताप सिंह, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, आप साहब से अनुरोध है कि आप आए अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा के संचालक महोदय। आज दोस्तों गोरखपुर मंडल स्तरीय महारैली राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा चल रही है। ये 8वीं महारैली है हम लोगों की। 13 तारीख से इसकी शुरुआत कानपुर से हुई और जिस तरीके से आज ये सर्दी का माहौल बना हुआ है, ये चुनावी सरगर्मी पैदा करने का काम इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं, जो अपना विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रही हैं, उनके पसीने छुड़ाने का काम इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने किया है। इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासियों के महानायक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इस सभा के मुख्य अतिथि चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से, और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों की जो सहभागिता है अलग अलग क्षेत्रों में। मैं उन पार्टियों के सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव, उनके प्रतिनिधि जो इस मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में दंगाइयों से परेशान है, गुंडागर्दी से परेशान है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिल्कुल सुरक्षित नहीं बची है सरकार में। कानून के राज की जगह पर गुंडे मवालियों का राज स्थापित हो गया है। और हमारे मथुरा में, चूंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूं, मथुरा में जाकर के योगी सीएम साहब कहे थे कि 4.25 साल के अंदर में एक भी दंगा नहीं हुआ है। साथियों, इसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं है, इनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। अगर एक भी दंगा नहीं हुआ है, जो अभी भी मथुरा के अंदर में भी ये दंगा फसाद कराने का योजना षड्यंत्र बना रहे थे, वो विफल करने का काम मूल निवासियों में जो जागृति पैदा किया है मावन मेश्राम साहब ने, उसकी वजह से दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। इनके पास में केवल एक ही खेल है, हिंदू मुसलमान का खेल। उस खेल को ये लोग खेलते रहते हैं। हर बार जब भी चुनाव आते हैं, ये देश के सैनिकों को शहीद करवाने का काम षड्यंत्र पूर्वक करते हैं। जब जब भी चुनाव हुए, तब तब चुनाव से पहले ये देश की सीमाएं खतरे में डालने का काम इनके द्वारा होता है। साथियों, अभी प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा किया, नई मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। ये बार बार नए नए शिलान्यास कर रहे हैं, नई नई योजना बनाने का काम कर रहे हैं चुनाव के पहले। साथियों, असलियत ये है, नए मेडिकल खोलिए आप, हमें आपत्ति नहीं है, मगर पुराने मेडिकल कॉलेजों का आपके पास में मेंटेनेंस करने की भी
बजट नहीं है, वो हिम्मत आप लोगों के पास में नहीं है। कोरोना काल के समय में भी तमाम ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोगों की मौतें हुई। ये वही गोरखपुर है योगी आदित्यनाथ जी का, जहां से वो उनका मठ है। साथियों, इसी गोरखपुर के अंदर में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डॉक्टर ने अपने रिस्क लेकर के प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज के अंदर में ऑक्सीजन लाने का काम किया, तो इनको बहुत ज्यादा शर्म आई उस समय। उस डॉक्टर के ऊपर में तमाम प्रकार के इन्होंने आरोप लगाते हुए उसको जेल में डलवाने का काम किया, और बाद में जब सबूत नहीं मिले तो फिर रिहा भी करने का काम किया। साथियों, कानून में वो दम है, संविधान में वो दम है, जो दोषी होता है उसको सबक सिखाने का काम देश का संविधान और कानून करता है। 60 ग्राम ड्रग्स को लेकर के कितने बड़े पैमाने पर ड्रामा हुआ इस देश के अंदर में। शाहरुख खान के बेटे के पास में केवल 60 ग्राम ड्रग्स पाई गई, और 3000 किलोग्राम हेरोइन। गुजरात के अंदर में जो अदानी का पोर्ट है, वहां पर 3000 किलोग्राम हेरोइन मिली, वो उसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। ये भारत सरकार का इंटेलिजेंसिया, ये मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 3000 किलोग्राम ड्रग्स की कीमत बताई गई 21,000 करोड़ रुपया उसका आकलन किया गया। दोस्तों, ये पूरे देश और प्रदेश को नशे में झोंकने का काम ये मोदी और योगी की सरकारें कर रही हैं। ये गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया से हमारे जो साथी आज आए हुए हैं, ये मंडल के चारों जिलों की विधानसभाओं से जहां जनसैलाब उमड़ा है, साथियों, ये परिवर्तन के लिए उमड़ा है। ये बदलाव चाहता है, इस योगी मोदी सरकार से छुटकारा पाना चाहता है 2022 में इनका वारा न्यारा करने के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जो आपके बच्चों तक को भी खाने के निवाले को छीनने का काम कर रही है सरकार, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने में ये नकारा साबित हो गई है। तमाम किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा करके उनको मौत के घाट उतारने का काम ये सरकार में हो रहा है। दोस्तों, इनके मंत्री लोग, इनके बेटे लोग लखीमपुर खीरी के अंदर में किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। कब बुलडोजर चलेगा उन पे? आपको बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, योगी जी चलाइए बुलडोजर। आप कहते हैं व्यापारी सुरक्षित हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड आपके यहाँ हुआ, आपके इस गृह यही इसी जनपद में हुआ। वो व्यापारी कानपुर का आदमी, यहाँ आपकी पुलिस ने 6 पुलिसकर्मियों ने, जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उस होटल के अंदर में जाकर के उस मनीष को मौत के घाट उतारने का काम किया। कहाँ गई आपकी कानून व्यवस्था? साथियों, इस तरीके से पूरा जंगल राज स्थापित हो गया है। तमाम फर्जी एनकाउंटर जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के, अनुसूचित जाति के लोगों के हो रहे हैं। मैं इस गोरखपुर के आए हुए सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में एक एक करके आप लोगों को बदला लेना है और इस भाजपा सरकार को यहाँ से खदेड़ के भेजना है। साथियों, ये वो धरती है, वीरांगना फूलन देवी जैसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वो ऐसी महिला यहाँ तैयार हुई जो दरिंदों ने उसके ऊपर में बलात्कार किया था। उन दरिंदों पर एक लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया। मैं सलाम करता हूं उस माता फूलन देवी जी को, उस वीरांगना को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार का बदला अपने जीते जी लिया। मैं सभी गार्जियन लोगों से भी ये कहता हूं कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को भी मैं अनुरोध करूंगा कि उस माता फूलन देवी जी का इतिहास आप लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करें। हमको अवसर मिलेगा जब बहुजन मुक्ति पार्टी और इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो वीरांगना फूलन देवी जी के इतिहास को हम लोग यहाँ की किताबों में पढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जिससे कि किसी भी महिला के ऊपर में बलात्कार नहीं हो पाएगा। वो अपने जीते जी ही उन दरिंदों को फांसी के तख्ते पर या उनको सजा सुनाने का काम कर सकती हैं। साथियों, इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को यही रोकता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। 2-3 नारे बोलूंगा। रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल 85। जय मूल्यवासी। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आभार। जय मूल्यवासी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर अगले वक्ता के क्रम में चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और तमाम मुद्दों पे पूरे देश भर में इनका बड़ा साथ सहयोग समर्थन, ओबीसी के लोगों को जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां इनके आने से बहुत दूर हो गई। अब लोगों को पिछड़ापन महसूस होने लगा। मैं साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी बात को रखें। धन्यवाद संचालक जी। तथागत बुद्ध की क्रांतिकारी धरती गोरखपुर में आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की इस महारैली का आयोजन किया गया है। आज की इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ओवन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधिगण, तमाम वक्ता साथी, पूरे मंडल के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब 2022 का चुनाव नजदीक है तो हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए शुरू हो जाती है कि लोगों को आपके वोट लेने होते। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर के अंदर ही मोदी जी ने एक रैली किया, सरकारी पैसे पर रैली किया, सारी रोडवेज की बसों को लगाकर रैली किया, सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा करके रैली किया और उस रैली में कहा कि लाल टोपी वालों से खतरा है। और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है लाल टोपी वाले से खतरा है और जब लाल टोपी वाले रैली करते हैं तो कहते हैं कि हमें देखकर दूसरे लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा और दूसरा कहता है कि हमें वोट दे दो नहीं तो वो आ जाएगा। अरे हमने कहा भाई तुम कहते हो उससे खतरा है, वो कहता है तुमसे खतरा है और दोनों खतरा ही बताते हो। हमारे हक अधिकार की बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा है तो हमारा वोट कैसे तुम लोगों को पड़ेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, चुनाव हमें बाबा साहब अंबेडकर ने जो चुनाव का में वोट का अधिकार दिया, ये वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया कि हम इस देश में अपने भविष्य का फैसला करने लायक हो जाएं। लेकिन आजादी के 74 साल में हमने वोट की ताकत नहीं समझी और ताकत नहीं समझी तो हुआ क्या कि आजादी के 74 साल में मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। कितने ज्यादा खराब हो गए हैं? अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है और हालत यहीं तक नहीं रुके हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के एक आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति जी जब गए मंदिर में पुष्कर में तो ब्राह्मणों ने कहा कि राष्ट्रपति जी आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं लेकिन मंदिर के राष्ट्रपति तो पंडित जी लोग ही होते हैं, इसलिए आपको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है और राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात खराब। अगर आदिवासियों की बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए, आदिवासियों का ही अधिकार है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है? आदिवासियों के जल को, जंगल को, जमीन को पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और गोलियों से मारने का काम किया जाता है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते,
जब सिख लोगों ने किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, किसानों के आंदोलन में लंगर लगाना शुरू किया, तो इस देश के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने ये प्रचार करना शुरू किया, ये तो खालिस्तानी लोग हैं, किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुसे हुए हैं, सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस देश में क्रिश्चियनों की जो संस्थाएं हैं, क्रिश्चियनों के जो संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, और इस देश में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इस देश में पूरे भारत में कहीं भी खुदाई करो तो सारी जगह जमीन के नीचे बुद्धिस्टों के ही अवशेष मिलते हैं। लेकिन जहां जहां भी बुद्धिस्टों के अवशेष हैं और जो बुद्धिस्टों के ऐतिहासिक प्लेस हैं, उस पर मनवादियों और ब्राह्मणवादियों का कब्जा कराया जा रहा है। इस देश की एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में मुसलमानों को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने हक अधिकार की आवाज उठा सके, बल्कि उनको तो कभी कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, फिर कहा गया तुम आतंकवादी हो, और फिर कहा गया तुम विदेशी हो। वो अपने को यही साबित करते रहे आजादी के 74 साल में कि हम पाकिस्तानी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, विदेशी नहीं है, यही साबित करते रहे। कभी ये नहीं कह पाए कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी संख्या है, हमको भी हमारी संख्या के अनुपात में भागीदारी, हिस्सेदारी देश के शासन प्रशासन और सभी जगह मिलना चाहिए। ये लड़ाई मुसलमान नहीं लड़ पाए, बल्कि हालत तो यहां तक बिगड़ गई कि मुसलमानों की संख्या देश में कम और जेल में ज्यादा हो गई। इतने ज्यादा मुसलमानों के हालत बिगड़ गए, और अभी कितने ज्यादा बिगड़ गए कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करते, बल्कि मुसलमान के घर में किस चीज की बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को चौराहे पर पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब हैं, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब हैं, मुसलमानों के हालात खराब हैं, दूसरी माइनॉरिटीज के हालत खराब है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर हम पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सोचने की जरूरत है। अरे हराने जिताने के नाम पर तो हर इलेक्शन में वोट देते हैं, जाति और धर्म के नाम पर तो हर इलेक्शन में वोट देते हैं। एक बार तय करो, इस बार का वोट अपने अधिकार के नाम पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को ये इस बार तय करो। पिछड़े वर्ग के लोगों, अगर अपनी गिनती चाहते हो, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहते हो, तो ये तय करने की जरूरत है। मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को पूछा, अरे तुम्हारी आबादी तो 1931 में 52% थी, आधी से अधिक तुम्हारी आबादी थी। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लागू किया और संविधान में लोकतंत्र हो गया, सबको वोट डालने का अधिकार हो गया। तुम्हारी संख्या तो ज्यादा थी, फिर भी तुम अपना अधिकार क्यों नहीं ले रहे हो? तो पिछड़े वर्ग के लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपना अधिकार क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अरे इसीलिए नहीं ले पा रहे हो कि कभी जाति के नाम पर वोट दे देते हो, कभी धर्म के नाम पर वोट दे देते हो, कभी चेहरा देखकर वोट दे देते हो। अधिकार के नाम पर वोट नहीं देते तो अधिकार मिलेगा कहां से? तो इस बार एक एक पिछड़े वर्ग का वोट अधिकार के नाम पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को जाना चाहिए। यह बात हम लोगों को तय करने की जरूरत है। 2014 का समय आप याद करिए, जैसे आज लोग कह रहे हैं बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए हमको वोट दे दो। वैसे 2014 के चुनाव में लोग कहते थे कांग्रेस को हराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, कांग्रेस को हराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, इसलिए हमें वोट दे दो। हराने के लिए हमने वोट दिया, किसको दिया? नरेंद्र मोदी को दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी कहने लगे कि अरे भाई हमें वोट दे दो, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, और हम देश के प्रधानमंत्री बने दे तो काला धन वापस लाएंगे, हर आदमी के खाते
खाते में 15-15 लाख डालेंगे। हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि ये तो संत महात्मा आदमी आ गया भाई। अभी तक तो जितने नेता होते थे वो भ्रष्टाचारियों का साथ देते थे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों का साथ देते थे। ये पहला महात्मा आदमी आ गया है जो काला धन लाना चाहता है और गरीब जनता में बांटना चाहता है। वोट दे दो। हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं ये भी टीवी देख देख कर बहुत खुश हो गई। पुरुष अगर दूसरी पार्टी को भी वोट देना चाहते थे, महिलाओं ने कहा कुछ नहीं, तुमको जिसको देना है दे दो, लेकिन हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। और महिलाओं ने भी मोदी जी को वोट दिया। नतीजा क्या हुआ? 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर आए। भाइयों बहनों, हमारे लोगों ने सोचा लग रहा है खाते में 15-15 लाख आने वाला है। हमारे लोग बहुत खुश होकर के टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठ गए। लेकिन मोदी जी ने भाषण देते देते कहा आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे 500-1000 के नोट बंद करने से हमको कैसे फायदा होगा। वो कमी आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर दिया और सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई। अरे जब 500-1000 के नोट बंद हो गए तो जितना काला धन था वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और सारा काला धन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और जब काला धन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तब न सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो हमारे लोग खुश हो गए, चलो बड़ा अच्छा काम किया। हमारे लोगों को यह भी समझाया गया अब तो टाटा बिरला अंडानी अंबानी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लूटखोर अधिकारी नेता हैं, जितने उद्योगपति पूंजीपति हैं, जब उनका काला धन बंद हो जाएगा, 500-1000 की नोट बंद हो जाएगी तो वो आएंगे और हमारे साथ ठेला चलाने का काम करेंगे, रिक्शा खींचने का काम करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो वो भी ठेला रिक्शा चलाने का काम करेंगे, फुटपाथ पर सब्जी लगाने का काम करेंगे। हमारे लोगों ने ऐसा सोचा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक भी उद्योगपति, एक भी पूंजीपति, एक भी भ्रष्ट नेता, एक भी भ्रष्ट अधिकारी लाइनों में नहीं लगा। लाइनों में लगे और मरे तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, गरीब आदमी लाइनों में लग करके और लाइनों में मर गए। इतना ही नहीं हुआ साथियों, हमारे घर में एक रिजर्व बैंक होता है। केवल भारत सरकार के पास ही रिजर्व बैंक नहीं है, हमारे घर में भी रिजर्व बैंक होता है। वो बैंक हमारी महिलाओं के पास में होता है। जब हम लोग घर में महिला को खर्चे के लिए पैसा देते हैं तो हमारी महिलाएं उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके अलग रखती है। वो उनका एक बैंक होता है। और उस बैंक से पैसा कब निकलता है? जब परिवार पर संकट आता है, जब कभी ऐसा दिखाई देता है कि बेटे की फीस नहीं जमा हो रही है, बेटे का इलाज नहीं हो रहा है, जब कभी ऐसा दिखाई देता है तो महिला कहती अच्छा लो ये हमारे पास रखा हुआ है, ले लो, बेटे की फीस जमा कर दो, बेटे का इलाज कर लो और बाद में हमें वापस कर देना। हम सभी जानते हैं हम में से कोई भी वापस नहीं करता है, लेकिन संकट के समय में वो हमको पैसा मिलता है। लेकिन साथियों जब नोटबंदी हुई तो पुराने बक्से में, आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में और अलग अलग जगह जो महिलाओं ने अपने बैंक में पैसा जमा किया था वो सारा का सारा पैसा बाहर आ गया और वो पैसा वापस महिलाओं को नहीं मिला। 15 लाख आने की तो छोड़ो, जो जमा था इमरजेंसी के लिए वो भी चला गया। तो साथियों समझने की जरूरत है। फिर एक दिन टीवी पर प्रकट हो गए, कहा आज से जनता कर्फ्यू शुरू होता है। तो जनता कर्फ्यू लागू हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी तादाद में रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। देश के तमाम हिस्सों में बहुत बड़ी तादाद में हमारे समाज के लोग रोजगार के लिए जाते हैं। जब एकाएक जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया, उसके बाद लॉकडाउन घोषित कर दिया, उनको खाने के लिए नहीं रह गया, खाने बगैर हमारे लोग मरने लगे। तो हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर भी हमारे लोगों को होना पड़ा।
ऐसा दृश्य तो आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था उसके अलावा कभी भी ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया जब हजारों किलोमीटर पैदल महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और रास्ते में ही बच्चों को जन्म देना पड़े और पानी भी पीने को ना मिले। और हम जैसे, आप जैसे कोई आदमी जो ऐसा सोचते थे बेचारे भूखे पीछे जा रहे हैं, इनकी मदद करो, इनको बिस्किट खिला दो, खाना खिला दो, जब हम खिलाने की कोशिश करते थे तो योगी की पुलिस हमें भी चाल लाठी मारती थी और जो पैदल आ रहे होते थे उनको भी चाल लाठी मारने का काम करती थी। इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर हुआ। इतना ही नहीं साथियों, मोदी जी ने यह भी कहा था 2014 में, कहा था हम पिछड़ी जाति के हैं, हम नीच जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। तो हमारे लोगों ने सोचा अरे भाई मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, मोदी जी चाय बेचते हैं, गरीब हैं, मतलब हम भी गरीब, मोदी जी भी गरीब, और मोदी जी ने कहा हम नीच जाति के हैं इसलिए हमारा अपमान होता है, तो हम भी नीच जाति के, हमारा भी अपमान होता है। मोदी भी नीच जाति के, मोदी का भी अपमान होता है। अपना आदमी है, प्रधानमंत्री बना दो, अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन साथियों, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जानवरों की गिनती किया मगर पिछड़ों की गिनती नहीं किया। एक देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने पिछड़ों की गिनती के लिए अपनी कुर्सी गंवाने का काम किया था, और एक मोदी जी हैं जो अपने को पिछड़ा कहते हैं, आरएसएस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते। समझने की जरूरत है। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया, पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद किया। और इतना ही नहीं, मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट में मोदी जी ने पिछड़ों को कोई हिस्सा नहीं दिया। अरे मोदी जी बगैर पैसे के विकास होता है क्या? सबका साथ सबका विकास वोट लेने के लिए है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हो गया? नारा बदल गया, सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये नारा हो गया, ये नारा मोदी जी का बदल गया है। ये समझने की जरूरत है। पूरे देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को लुटाई जा रही है। पहले हमारे अनपढ़ लोग बीएसएनएल में, रेलवे में गड्ढा खोदने गए, परमानेंट हो गए, रिटायर हुए, पेंशन लिए, गांव से 10 लोगों को और नौकरी लगाया, वो भी रिटायर हुए, पेंशन लिए, अपने बच्चे को भी लगा दिया। लेकिन आज जब सब बिक गया तो आपके बच्चों को नौकरियां कहां मिलेगी? संविधान में जो रिजर्वेशन है वो कहां मिलेगा? साथियों, बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है, समझने की जरूरत है। 17 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और ये बात घोषित किया गया, बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट मांगा। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने सोचा दिल्ली में मोदी को बना लिया, यूपी में मौर्य को बना लेते हैं, प्रधानमंत्री भी पिछड़ा हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी पिछड़ा हो जाएगा, वोट दे दिया। और जब बहुमत बीजेपी को मिल गया तो केशव को उप बनाकर चुप कर दिया, कुर्सी की जगह स्टूल पर बिठा दिया और योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर का शिकार अगर किसी को बनाया गया वो पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया गया। सबसे ज्यादा हत्याएं किसी की हुई तो पिछड़े वर्ग के लोगों की हुई। और हमारे अमरनाथ पटेल जो निजी सचिव थे, केवल सोशल मीडिया में लिख दिया, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई थी और पिछड़ों को हिस्सा नहीं मिला था, केवल सोशल मीडिया में लिखा तो उनको बर्खास्त करने का काम किया। बड़े पैमाने पर पिछड़ों पर अन्याय और अत्याचार का काम इस योगी सरकार ने किया है। हमारे लोगों को एक बात और बताई गई थी, क्या बताई गई थी? अरे भाई, अखिलेश की सरकार आती है तो सारी नौकरियां यादवों को मिल जाती है, बहन जी की सरकार आती है सारी नौकरियां चमारों को मिल जाती है। अरे बीजेपी की सरकार बनाओ, हमें न यादव को देना है न चमार को देना है, सारा का सारा तुम्हें ही देना है। हमारे लोग उछल उछल कर सरकार बनाए। अरे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हो गए भाई तुम्हारे, देख लेना तो। अरे एक को भी नहीं बनाया। बादा यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने हो गए, देख लेना। अरे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है,
है। पिछड़े वर्ग की सीट पे मिश्रा जी चले गए, दुबे जी चले गए, चौबे जी चले गए, और जब हमारे बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो आए दिन उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था मोदी जी ने तो डंका पीटा था कि हमने तो पिछड़ों के लिए आयोग बना दिया, आयोग बना दिया, आयोग बना दिया। आज पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि आरक्षण घोटाला हो गया है। ना योगी जी मानने के लिए तैयार है, ना मोदी जी मानने के लिए तैयार है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मैं परिवर्तन यात्रा पर था, सारे 75 जिलों में होकर के आया तो मुझे किसान लोग मिले और किसानों ने कहा, पटेल जी हम तो बहुत संकट में हैं। हमने कहा 3 काले कानून मोदी ने लाए हैं, इसकी वजह से आप संकट में होंगे। उन्होंने कहा केवल 3 कानून का मामला नहीं है, दिल्ली से तो मोदी जी हमको मारने के लिए तैयार ही है, और यूपी में योगी जी ने खुला साड़ छोड़ दिए हैं। दिन भर तो हम खेतों में काम ही करते हैं, रात में योगी के साड़ हमारा खेत खाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए रात भर भी जगना पड़ता है। बहुत परेशान हो गए हैं। तो साथियों, परेशानी बहुत बढ़ गई है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन उखाड़ फेंकने के लिए अगर 14 जैसा उखाड़ कर फेंकेंगे तो एक जालिम जाएगा, दूसरा जालिम आ जाएगा, एक गलत आदमी जाएगा, दूसरा गलत आदमी आ जाएगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें वोट किसको देने की जरूरत है। जिसकी लड़ाई लड़ने की कोई क्रेडिट हो उसको वोट देने की जरूरत है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, रिजर्वेशन प्रमोशन के समय वो कहां थे? डिमोशन उन्होंने किया हमारे कर्मचारियों का। अगर अखिलेश और मायावती इकट्ठा हो जाते, फैसला कर लेते विधानसभा के अंदर, तो शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में आरक्षण बहाल हो जाता, ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण लागू हो जाता। लेकिन फैसला नहीं किया। त्रिस्तरीय आरक्षण पर अनिल यादव की नहीं सुना, रंजना वाजपेयी की अखिलेश ने सुना। नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन पर सामने नहीं आए, सबर आरक्षण संवैधानिक तरीके से लागू हुआ, उसका समर्थन कर दिया। लेकिन ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया। अरे अखिलेश जी, आप लोहिया को आदर्श मानते हैं तो लोहिया ने नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अरे वही नारा लगा दो कि पिछड़े पावे 100 में 60। लेकिन आप नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते अगर उनको वोट दोगे तो आपका वोट खराब होगा। 40-45 साल से इस देश में एक शख्सियत है जो लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है माननीय वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक हैं, जिनकी एक क्रेडिट है, कोई 2-4 जिले में संगठन बना लेता है, MP MLA बनने के लिए बिक जाता है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन वामन मेश्राम साहब के पास में है। RSS का मुकाबला केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, पूरे देश भर में करना पड़ेगा, और पूरे देश भर में करने के लिए देश भर का संगठन मेश्राम साहब के पास में है। इसलिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को हम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है और अपना एक वोट राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को देने की जरूरत है। आप ऐसा करेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुल्ला।